स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फॉर्म जे कैसे फिलअप किया जाता है। एक नॉमिनी अगर चाहे तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ग्रेच्युटी अमाउंट वो कंपनी से ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस फॉर्म जे को फिलअप किया जाएगा। इस फॉर्म जे को आप तभी फिलअप कर सकते हैं जब एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो या एम्प्लॉय परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट हो गए हैं। परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है वो और सक्षम नहीं है कंपनी में आने के लिए और वो परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं और आप ग्रेच्युटी अमाउंट कंपनी से लेना चाहते हैं, तब आप ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है टू डैश करके है, डॉट डॉट करके। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की कंपनी का नाम डालना है, फिर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय कंपनी, एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ का एड्रेस डालना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है टू सैजरी कंपनी न्यू दिल्ली करके लिखा है। फिर आप देखिए सर और जेंटलमैन, आई बेग टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू विच आई एम एंटाइटल्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एज ए नॉमिनी ऑफ लेट। अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप नॉमिनी ऑफ लेट यहाँ पे इनका नाम लिख दीजिए, एम्प्लॉय का नॉमिनी ऑफ लेट, एम्प्लॉय का नाम। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिखा है मनोज कुमार। फिर देखिए हु वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट एंड डाइड ऑन द, जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डेथ मैंने लिखा है कि आप dd/mm/yy फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 जनवरी 2021, 04/01/2021। फिर देखिए क्या लिखा है, द ग्रेच्युटी इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय व्हाइल इन सर्विस और सुपरएनुएशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, जिस दिन डेथ हुई थी वो डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है। मतलब अगर वो सर्विस में थे तो डेथ हो गई थी, या जब भी उनकी डेथ हो गई थी वो डेट फिर से यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर देखिए रिटायरमेंट ऑफ और रेजिग्नेशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, अगर वो रिटायर हो गए हैं या उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया है तो आपको यहाँ पे वो डेट लिखनी है। यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ कि डेट ऑफ डेथ जो रहेगी अफोरसेड एम्प्लॉय, जो ये रिटायरमेंट से पहले वाला जो ब्लैंक है अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, यहाँ पे आप जो डेट ऑफ डेथ लिखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ और रेजिग्नेशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ रिजाइन या रिटायर डालना है, वैसे ही आप डाल दीजिए dd/mm/yy फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स ऑफ सर्विस और टोटल डिसेबलमेंट, मतलब कितने ही साल के सर्विस में वो टोटल डिसेबल हो गए या वो रिटायर हो गए, वो डेट लिखनी है आपको। तो जितने की उनकी टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस हुई 7 साल, या यहाँ पे मैंने लिखा है 7 साल 3 महीने, जो भी एम्प्लॉय की टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस है कंपनी में। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्ट्राइक आउट क्या होता है। नीचे अगर आप देखेंगे फॉर्म जे में यहाँ पे लिखा गया है नोट स्ट्राइक आउट द वर्ड्स नॉट एप्लीकेबल। आप जो भी वर्ड्स आपको एप्लीकेबल नहीं लगती हैं उसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है सर और जेंटलमैन, अंदर में जो भी लिखा है आपको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं।
स्ट्राइक आउट का मतलब मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट पे लिखा है स्ट्राइक आउट द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स नॉट एप्लीकेबल। जो भी पैराग्राफ आपको एप्लीकेबल नहीं लगते हैं आप उन्हें स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। ये अंदर में जो स्टेटमेंट भी लिखा है, जो भी एप्लीकेबल नहीं लगते हैं आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। स्ट्राइक आउट कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, ये मैंने स्ट्राइक आउट किया है। क्योंकि ये मैंने स्ट्राइक आउट इसलिए किया है क्योंकि एम्प्लॉई अगर रिज़ाइन नहीं किया रहता है या रिटायर नहीं हुआ रहता है तो फिर आप इसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, रिटायरमेंट से लेके ऑन तक। यहाँ पे देखिए, अगर एम्प्लॉय की एक्सीडेंट हो गई है तो वो टोटल डिसेबलमेंट की वजह से और ऑफिस नहीं आ पाए, वहीं उनकी टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस ख़त्म हो जाती है, तो वो रिटायर नहीं किए हैं या रिज़ाइन नहीं किए हैं खुद से, तो इसलिए रिटायरमेंट ऑफ और रेजिग्नेशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, इसे आप काट सकते हैं, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ने रिटायर या रिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है। वैसे ही अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो आप टोटल डिसेबलमेंट को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सीडेंट या डिजीज की वजह से विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो यहाँ पे लिखा है कि ईयर्स ऑफ सर्विस, फिर टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, मतलब ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज की वजह से वो और सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम ये डेट से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो यहाँ पे आप टोटल डिसेबलमेंट से लेके फ्रॉम द तक काट सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। देखिए, टोटल डिसेबलमेंट से लेके फ्रॉम द तक मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की डेथ हुई है, परमानेंटली वो डिसेबल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। करेक्ट। तो वैसे ही आपको जो भी एप्लीकेबल रखता है वो आप रखिए या स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। चलिए अभी जानते हैं। और एक चीज़, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट या डेथ की वजह से वे ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं परमानेंटली डिसेबल की वजह से, वो डेट आप इधर लिख दीजिएगा। फिर अगर एक्सीडेंट हुई है, मतलब एक्सीडेंट और डिजीज वाइल इन सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम द, यहाँ पे वो एक्सीडेंट की डेट लिख दीजिएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम द वो डेट, एक्सीडेंट की डेट या डिजीज की डेट, जिस दिन से वो और कंपनी नहीं आ पा रहे हैं। ये सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ ड्यू टू टोटल डिसेबलमेंट सर्विस टर्मिनेटेड, मतलब एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं और उनकी इसी वजह से सर्विस जो है कंपनी में टर्मिनेट कर दी गई है, तब आप लेट को काट दीजिएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि एज ए नॉमिनी ऑफ लेट, तो एज ए नॉमिनी ऑफ आप लेट को काट दीजिएगा, क्योंकि उनकी डेथ नहीं हुई है, वो परमानेंटली डिसेबल हुए हैं। तो नॉमिनी ऑफ, खाली यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रहेगा और लेट को आप स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा, जैसे मैंने इधर किया है। डाइड ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ, ठीक है। अगर डिसेबल हुए हैं मतलब डाइड तो हुए नहीं है, तो डाइड ऑन द, इसको भी आप स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय ऑफर एस्टेब्लिशमेंट एंड डाइड ऑन द, ये जो डाइड ऑन द है यहाँ पे इसको आप स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा। ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, यहाँ पे देखिए जो लिखा है, द ग्रेच्युटी इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय, ठीक है। तो डेथ तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ से लेके ऑन तक। द ग्रेच्युटी इज पेबल, पेबल तक आप रखिए, ऑन से लेके ये ऑन तक आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए। ऑन अकाउंट ऑफ डेथ से लेके इन सर्विस सुपर एनुएशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन तक स्ट्राइक आउट आप कर दीजिए, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय ने खुद रिजाइन दिया है तो आप इसको रखिए, रिटायरमेंट ऑफ या रेजिग्नेशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय
कि हाँ एम्प्लॉई की डिसेबलमेंट हो गई है और वो खुद अगर रिजाइन किए तो यहाँ पे वो डेट लिखी जाएगी, नहीं तो ये भी आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए, रिटायरमेंट ऑफ और रेजिग्नेशन ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय ऑन, ये भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम द, और यहाँ पे जिस दिन से वो डिसेबलमेंट हुई है, राइट डेट व्हेन एम्प्लॉय स्टॉप्ड कमिंग टू ऑफिस ड्यू टू टोटल और परमानेंट डिसेबलमेंट, मतलब जिस दिन से वो और ऑफिस नहीं आ रहे वो डेट आप लिख दीजिए, जो लास्ट वाला ब्लैंक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, वैसे ही लिख दीजिए टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस जितने उन्होंने किए। अब आइए स्टेटमेंट कैसे फिलअप किया जाता है जानते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे आप नॉमिनी जो रहेंगे वो अपना नाम लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, एड्रेस ऑफ फुल इन एप्लीकेंट नॉमिनी, जो भी नॉमिनी के फुल एड्रेस हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए। थर्ड, मैरिटल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट नॉमिनी, यहाँ पे जो भी मैरिटल स्टेटस है नॉमिनी की, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं या विडो हैं या विडोवर हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। विडो और विडोवर में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विडो का मतलब है अगर कोई लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो विडो होते हैं। विडोवर अगर कोई हस्बैंड है और उनकी वाइफ की डेथ हो गई है तो वो विडोवर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको विडोवर लिखना रहता है। फोर्थ पॉइंट, नेम इन फुल ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय का फुल नेम रहता है आप लिख देंगे फोर्थ पॉइंट में, एम्प्लॉय फुल नेम इन द कंपनी। फिफ्थ पॉइंट, मैरिटल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय, सेम जैसा थर्ड पॉइंट में है, वो अनमैरिड थे या मैरिड थे या विडो थे या विडोवर थे, आपको फिफ्थ पॉइंट में वही लिख देना है, ठीक है, मैरिड थे, विडो थे, अनमैरिड थे या विडोवर थे। सिक्स पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ द नॉमिनी विद द एम्प्लॉय, क्या रिलेशनशिप है नॉमिनी का एम्प्लॉय के साथ। कजन ब्रदर है तो लिख दीजिए कजन ब्रदर, या कोई भी एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशन है आप लिख सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय, कितने साल उन्होंने काम किया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 7 साल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 पॉइंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द कंपनी, यहाँ पे मैंने लिखा है 4 जनवरी 2014, मतलब 4 जनवरी 2014 को उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी कंपनी में। 9th पॉइंट, डेट एंड कॉज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय, किस वजह से उनकी टर्मिनेशन हो गई थी और किस तारीख को हुई थी, यह आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 4 जनवरी 2021 को टर्मिनेशन हो गई थी और सीवियर एक्सीडेंट की वजह से। टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन में डिफरेंस है। रेजिग्नेशन मतलब होता है कि वो खुद से रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कंपनी, और टर्मिनेशन मतलब वो उनका लास्ट वर्किंग डे हो गया है, कंपनी से उनको टर्मिनेट किया गया है, ठीक है। 10th पॉइंट, डिपार्टमेंट और ब्रांच और सेक्शन वर द एम्प्लॉय लास्ट वर्क, किस डिपार्टमेंट में उन्होंने लास्ट काम किया था, अगर ऑपरेशन है आप ऑपरेशन लिखेंगे, प्रोडक्शन है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ने काम किया है। 11th पॉइंट, पोस्ट लास्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉय विद टिकट और सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको उनकी एम्प्लॉय आईडी लिख देनी है 11th पॉइंट में, कंपनी में जो उनकी एम्प्लॉय आईडी थी। 12th पॉइंट, टोटल वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय, टोटल वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय में आपको बेसिक और डीए मिला देना है जितना एम्प्लॉय का था, अगर डीए नहीं था तो सिर्फ यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखिए जो लास्ट मंथ में उनकी थी। नंबर 13, डेट ऑफ डेथ एंड एविडेंस और विटनेस, यहाँ पे आप डेट ऑफ डेथ लिख दीजिए जिस दिन डेथ हुई थी, ठीक है, डेट ऑफ डेथ लिख दीजिए और कुछ एविडेंस दे दीजिए एज प्रूफ ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर डेथ सर्टिफिकेट है या कुछ भी रिलेटेड डेथ प्रूफ्स हैं आप वो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है वो डेथ प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट है तो डेथ सर्टिफिकेट लिखिए, ठीक है।
कॉमा करके डेट ऑफ डेथ लिखिए, फिर कॉमा करके वो विटनेस का प्रूफ का नाम लिखिए। 14th पॉइंट, रेफरेंस नंबर ऑफ रिकॉर्डेड नॉमिनेशन इफ अवेलेबल। अगर आपको एम्प्लॉय ने नॉमिनी बनाया है कंपनी में ग्रेच्युटी के लिए, तो आपको अगर उन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ दिया है, रेफरेंस नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा है इफ अवेलेबल। अगर है तो लिखिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। 15th पॉइंट, टोटल ग्रेच्युटी पेबल टू द एम्प्लॉय। आप ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो डेथ ग्रेच्युटी आप कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने वीडियो सेपरेट बनाया है। 16th पॉइंट, शेयर ऑफ ग्रेच्युटी क्लेम। कितने शेयर की ग्रेच्युटी आपको एम्प्लॉय ने नॉमिनी बनाया है? 50% शेयर। अगर आपको पता है तो आप लिखिए, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। कंपनी में जो भी रजिस्टर्ड होगा वो आपको बता देंगे। कंपनी आपको उतने अमाउंट के शेयर दे देंगे जितना एम्प्लॉय ने डिक्लेयर किया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर टोटल डिसेबलमेंट एम्प्लॉय की हो गई है तो यहाँ पे आप तो डेट ऑफ डेथ एंड एविडेंस और विटनेस प्रूफ इसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस लिख दीजिए, जिस प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। डेट लिख दीजिए, नीचे डेट है, जिस डेट आप अप्लाई कर रहे हैं। मैंने सैंपल लिख दिया है, प्लेस न्यू दिल्ली, डेट 5 जुलाई 2021। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप लिख दीजिएगा। पुट योर सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन है। अगर आपको सिग्नेचर नहीं आता तो आप थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म जे में इतना ही फिलअप करना रहता है। उसके साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करिएगा जब आप क्लेम करेंगे। कॉपी ऑफ पासबुक, बैंक का जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का आप कॉपी दे दीजिए या कैंसल चेक दे दीजिए। ये नॉमिनी को देना पड़ता है अपना। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है आप दे सकते हैं। और जैसा कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो अटैच डेथ सर्टिफिकेट कॉपी वो अटैच कर दीजिए, या उस तरह के कोई प्रूफ है तो आप अटैच कर दीजिए। ये आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं फॉर्म जे फिलअप करके। अगर आपको ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से तो आप लेबर कमिश्नर ऑफिस जा सकते हैं कि आपको ग्रेच्युटी अमाउंट कंपनी नहीं दे रही है। वो 90 डेज में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको क्लियर हो गया रहेगा फॉर्म जे के बारे में। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आगे भी आपको अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।